कौन सी? ये म्यूट करो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। म्यूट कर लो स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ रहे थे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। उसमें कितने मेथड थे? 8 मेथड थे, यानी 8 स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ती है। किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। यानी फसल उत्पादन अगर हमें करना है एक अच्छी क्वालिटी के साथ, एक अच्छी मात्रा में, तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन में उन 8 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ओके। और उसमें से हमने फर्स्ट स्टेप कल पढ़ ली थी, कौन सी? प्रिपरेशन ऑफ सोयल, यानी मिट्टी को तैयार करना। और आप लोगों को मैंने बताया था कि हम किस प्रकार से विभिन्न उपकरणों की सहायता से मिट्टी को तैयार करते हैं। तो ये बताओ कि मिट्टी को तैयार क्यों करते हैं हम लोग? कोई भी हमें फसल बोनी है फील्ड के अंदर, खेत के अंदर, तो हम मिट्टी को क्यों तैयार करते हैं? कोई रीजन तो होगा ना मिट्टी तैयार करने का। गिव मी आंसर। जैसे क्वेश्चन पूछू ना फटाफट आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। हम मिट्टी क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि मैम फिर उसमें क्रॉप उगाते हैं वो अच्छे से उगे, अच्छी ग्रो है। फसल। मिट्टी को इसलिए तैयार करते हैं ताकि हम जिस फील्ड में फसल बोए वो वहां पे वो फसल अच्छे से ग्रोथ करे। ओके। यानी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए हम मिट्टी को तैयार करते हैं। दैट इज क्लियर। इसके बाद सेकेंड स्टेप कौन सी थी हमारी? सेकेंड स्टेप कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स। तो ये बताओ कि हमें किसी खेत में बीज डालना है, तो क्या हम ऐसा कोई सा भी बीज आया हमारे हाथ के अंदर और हमने डाल दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। कि हमारे जो किसान, जो फार्मर्स होते हैं या हमारे जो बड़े घर पे खेती करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? सबसे पहले बीज का चयन करते हैं कि हमने जो बीज खरीदा है उसकी क्वालिटी क्या है, ये कितने दिन में फल हमें देगा, या ये कितने दिन तक ये फसल चलेगी। यानी हमें बीज बोने से पहले उस बीज का सिलेक्शन करते हैं। वो कैसे? एक तो हम अलग अलग नाम के आधार पर हम बीज लाते हैं। जैसे टमाटर की अलग अलग किस्म होती है, जैसे प्याज की अलग अलग किस्म होती है। हर कोई सी भी फसल ले लो, सबकी अलग अलग किस्म होती है, अलग अलग वेराइटी के हम फसल उत्पादन करते हैं। तो सोइंग ऑफ सीड्स में हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बीज का क्या करते हैं? चयन करते हैं, यानी बीज का सिलेक्शन करते हैं। वो किस आधार पर? सबसे पहले तो हम बात करते हैं गुड क्वालिटी सीड। फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं गुड क्वालिटी सीड्स। सबसे पहले तो हम ऐसा सीड्स लेंगे जिसकी क्वालिटी क्या हो? गुड हो। यानी एक अच्छी क्वालिटी का सीड्स लेते हैं ताकि उसकी फसल भी अच्छे दिनों तक चले और हमें जल्दी ही उससे फल या फूल कुछ भी ऑब्टेन करना है या प्राप्त करना है वो हमें एक अच्छी मात्रा में मिल सके। इसके बाद बात करते हैं हेल्दी सीड्स। गुड सीड्स होता है वो हेल्दी, यानी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जो सीड्स ला रहे हैं उसके छेद वगैरह हो रखे हैं या बहुत दिनों तक पड़े हुए सीड्स हैं या वाटर में भीजे हुए हैं। नहीं, हमें बिल्कुल एकदम शुद्ध बीज लाने चाहिए मार्केट से, ताकि हमारा जो फसल का जो प्रोडक्शन है वो हमें एक अच्छी क्वालिटी के साथ मिल सके। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करती हूँ मैं। थर्ड पॉइंट है गिव हाई यील्ड। गिव हाई यील्ड का मीन्स होता है कि हम कोई सा भी जो बीज मार्केट से परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं
तो हम उसको पूछते हैं कि इसकी मतलब जो फसल है उसकी जो यील्ड है, प्रतिशत मात्रा है, यानी हमें इससे कितना अनाज मिलेगा या कितने फल मिलेंगे, कितने सीजन तक चलेगा, यानी कितने महीने चलेगा। यानी हम जब भी मार्केट से बीज खरीद के लाते हैं तो उसकी यील्ड के बारे में यानी उसकी प्रतिशत के बारे में भी जानते हैं कि इसकी प्रतिशत कितनी क्वालिटी के साथ यानी कितनी मात्रा में हो सकती है। तो और इसके लिए एक एक्टिविटी हम घर पे भी कर सकते हैं, वो क्या कि अगर हमें एक शुद्ध बीज का चयन करना है तो क्या करते हैं, हम एक बर्तन में पानी लेते हैं, ठीक है, जैसे इसमें पानी भरा हुआ है। जब भी हम खेत के अंदर ज्वार वगैरह बोते हैं तो क्या करते हैं, उन सीड्स को इस वाटर के अंदर डाल देते हैं। उनमें से जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यानी जो भारी पार्टिकल्स होते हैं यानी जो शुद्ध बीज होते हैं वो तो नीचे चले जाते हैं वाटर में, लेकिन जो बिल्कुल हल्के पार्टिकल्स होते हैं यानी जो अशुद्ध बीज होते हैं यानी अशुद्ध सीड्स होते हैं वो इस वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से भी हम एक छोटी सी क्वालिटी करके भी यानी छोटी सी एक्टिविटी करके भी एक बीज का चयन कर सकते हैं। कैसे या नो, ये तो आप लोग घर पे भी देखते होंगे कि अगर हमें कोई चीज में से हल्के पार्टिकल्स को अलग करना है तो हम वाटर में डाल के भी कर सकते हैं या फिर हवा के माध्यम से भी कर सकते हैं। वो कैसे कि हम एक ऊंचाई से गिराते हैं और गिराने पे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह सेट हो जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ दूर चले जाते हैं। तो सीड्स, सोइनिंग ऑफ सीड का मीन्स है कि सबसे पहले हमें ये सारी क्वालिटी देखनी चाहिए कि जो सीड्स है वो एक गुड क्वालिटी का होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए एंड उसकी जो प्रतिशत है यानी जो उसकी मात्रा है वो हमें अधिक मात्रा में मिलनी चाहिए। यानी हम कोई भी सीड्स लाते हैं किसी भी फसल का तो उसकी यील्ड को देखकर लाते हैं यानी उसकी प्रतिशत को देख के लाते हैं। इसके अलावा हम एक घर पे छोटी सी एक्टिविटी करके भी सीड्स में से जो अशुद्ध जो सीड्स होते हैं यानी हम बोल सकते हैं इनप्योर जो सीड्स होते हैं उनको भी हम रिमूव करवा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ 4 पॉइंट की, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। हमें ऐसा बीज भी लाना चाहिए फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। हमें एक ऐसे बीज का भी चयन करना चाहिए जिसमें किसी भी चीज से कोई इन्फेक्शन ना पड़े। समझते हो ना इन्फेक्शन का मीन्स? आप लोग देखते हो कभी कभी घर पे भी सुनते हो कि मम्मी वगैरह बोलती है या पापा वगैरह बोलते हैं कि हमारी उस फसल की कीड़े लग गए या फिर वो फसल खराब हो गई, उसमें मकड़ी का रोग आ गया, तो वो क्या है, उस सीड्स में इन्फेक्शन है। तो हमें पूरी तरह से देख के लाना चाहिए या फिर जहां से हम परचेज करते हैं उसको पूछना चाहिए कि इसकी पिछली बार इसकी क्वालिटी क्या थी। जब किसी आपके पास, क्योंकि हम कोई चीज लाते हैं तो उस दुकानदार को तो पता रहता है कि इसकी प्रतिशत कितनी है, इसमें इन्फेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास हर चीज का इलाज होता है। तो फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन यानी हम एक ऐसे बीज का भी चयन करें जिसमें कोई किसी प्रकार का प्लांट लगने के बाद कोई इन्फेक्शन ना हो, ना ही मकड़ी का रोग आए, ना ही वो प्लांट जले या फिर उसके फल ही नहीं लगे। तो फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन यानी हमें एक ऐसे बीज का भी चयन करना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है नॉट मिक्स्ड विथ द सीड्स ऑफ वीड्स। देखो हमें क्या करना चाहिए, नॉट मिक्स विद द सीड्स ऑफ द वीड्स। आप लोगों को पता है जो सीड्स आते हैं हमारे उनके अंदर कुछ अनावश्यक सीड्स और आ जाते हैं यानी जिनको हम वीड्स बोलते हैं यानी खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बाजरे का बीज बोते हैं, गेहूं का बीज बोते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या आती है, कुछ मिक्स किए हुए बीड्स भी आते हैं यानी खरपतवार भी आती है। तो हमें ऐसे बीजों का चयन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें पता है
कि जो फसल हम बोते हैं उससे ज्यादा ग्रोथ तो उसमें ना बोने वाली फसल कट जाती है। यस या नो? हम जब भी बाजरा, गेहूं, कोई सी भी फसल बोते हैं तो उनके साथ जो अननेसेसरी फसल है वो ज्यादा ग्रोथ करती है। ठीक है, तो नोट मिक्स है, हमें एक ऐसी बीज का भी चयन नहीं करना चाहिए जिसके अंदर वीड्स भी प्रेजेंट हो, यानी खरपतवार प्रेजेंट हो। इसके बाद अगला है फ्री फ्रॉम insects and pests, यानी हमें ऐसे बीज भी नहीं लाने चाहिए जो क्या हो, जिनमें इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उस बीज को नुकसान पहुंचा सके। यानी हमें एक अच्छी मात्रा के साथ, एक गुड क्वालिटी के साथ सीड्स का क्या करना चाहिए, सिलेक्शंस करना चाहिए, यानी चयन करना चाहिए। तो बीज बोने से पहले ये कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं टूल्स कि कौन कौन से उपकरण हैं जिनकी सहायता से हम सीड्स को एक फील्ड के अंदर लगाते हैं या बोते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि दो मॉडल है, एक तो है ट्रेडिशनल मेथड, यानी जो पारंपरिक जो तरीका था पहले के लोगों का कि जो वूल आती थी, ठीक है, उनके पीछे हल लगा के सीड्स को फील्ड के अंदर डालते थे। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड अब नया तरीका आया है, ठीक है, मशीनिकल, जिसको हम सीड ड्रिल के नाम से पहचानते हैं। जानते हो ना आप लोग सीड ड्रिल्स क्या होती है, कि ट्रैक्टर के पीछे एक हल होता है, उसमें ही वो टंकी सी लगी हुई होती है, उसके अंदर हम सीड्स डाल देते हैं और वो बिल्कुल स्टेप बाय से हम खेत के अंदर उसको ग्रो करवा देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी सहायता से हम सीड्स को फील्ड के अंदर ग्रो करवाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया 6 स्टेप कि एक बीज का चयन करने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? समझ में आ गए यहाँ तक सबको? यस मैम। वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं टूल्स यानी उपकरण की। टूल्स यूज फॉर sowing seeds। कि अगर हमें सीड्स को बोना है या उगवाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से टूल्स हैं, यानी कौन कौन से उपकरण हैं जिनका हमें यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टूल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल टूल। सेकेंड हम बात करते हैं सीड ड्रिल। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल की बात करते हैं हम लोग, यानी पारंपरिक जो तरीका होता है। जानते हो क्या आप लोग, अब तो किसी के घर में नहीं होगा, नहीं, पहले के लोग क्या करते थे, जो बेल आता था ना वूल, ठीक है, उसके पीछे लकड़ी के जो हल होते थे उसमें एक कीप लगा के सीड्स का क्या करते थे, वितरण करते थे, यानी सीड्स को ढालते थे। तो ट्रेडिशनल तरीका हमारा वही था कि जो बेल आते थे उनके पीछे लकड़ी का एक उपकरण लगाते थे, उसके ऊपर एक फनल डालते थे, उस फनल में हम सीड्स डाल के जाते थे और उस बेल की सहायता से, उस लकड़ी के उपकरण की सहायता से हम खेत के अंदर सीड्स को डालते थे। लेकिन सीड ड्रिल आज एक ऐसा उपकरण है जिसमें एक तो टाइम की बचत होती है। ठीक है, पहले के जमाने में 1 बीघा या 2 बीघा जो जमीन होती थी उसको बोने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन आज की जो हमारी टेक्निक आ चुकी है उसमें एक टाइम भी बच जाता है। इन उपकरणों को अगर हम फॉलो करें तो इसमें टाइम भी बचता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर ट्रेडिशनल टूल के अंदर बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। इसके अंदर क्या होता है, शेप लाइक ए फनल। एक फनल लेते हैं
और उस फनल में जैसे जैसे वो हल चलते रहते हैं उसमें उस फनल में हम सीड्स डालते हैं और वो सीड्स उस फील्ड के अंदर उस खेत के अंदर हमें ग्रो करवाते हैं। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, सीड्स आर फिल्ड, यानी उस फनल के अंदर सीड्स को फिल करते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप है पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, यानी जो वो लकड़ी की जो पाइप होते थे जिनके द्वारा हम जमीन की खुदाई करते थे, उनकी शेप होती थी शार्प, यानी वो नुकीले सिरे होते, उनका जो एंड वाला जो मुंह होता था वो नुकीला होता था, जिसकी सहायता से हम जमीन को क्या करते थे, जमीन की खुदाई करते थे। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल टूल। लेकिन अगर हम बात करें सीड ड्रिल की, तो सीड ड्रिल में क्या होता है, द सीड ड्रिल is used for sowing with help tractors, यानी सीड ड्रिल में हम किसकी हेल्प लेते हैं, ट्रैक्टर्स की। इसके अंदर तो हम जो हमारे बेल आती थी उसकी सहायता से करवाते थे, लेकिन जो सीड ड्रिल है वो किससे अटैच होती थी, ट्रैक्टर से, और इसकी सहायता से हम सीड का क्या करते थे, खेत के अंदर ढालते थे। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक दोनों मेथड समझ में आ गया आप लोगों को, दोनों मेथड समझ में आ गए सबको? मैम एक सबसे पहले तो सोइंग ऑफ सीड्स करने से पहले तो हमें सीड्स का सिलेक्शन करना है, और वो कैसे करना है, एक अच्छी यील्ड के साथ, एक अच्छी क्वालिटी के साथ, ठीक है। इसके बाद दो टूल्स होते हैं हमारे पास, एक तो ट्रेडिशनल टूल है जो बहुत पहले का उपकरण है, जिसको आज के जमाने में बहुत क्या लेते ही नहीं है, यूज लेते ही नहीं इसका। आज तो हमारे पास एक नई टेक्निक आई है जिसमें हमें समय की भी बचत होती है, और इसी की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, सीड्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करती हूँ किसकी, थर्ड पॉइंट कौन सा था हमारा, एडिंग ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले तो हमें इसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि एक फील्ड के अंदर यानी एक खेत के अंदर हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं, क्यों डालते हैं, एक खेत के अंदर हम लोग मैन्यूर और फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर एक फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर हम उसमें खाद या उर्वरक नहीं डाले तो वो फसल क्या करती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो एक फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए हम फील्ड के अंदर मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें बात करते हैं, nutrients for healthy growth of plants। जिस प्रकार हमारी बॉडी के लिए हमें विभिन्न प्रकार की न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक अच्छे ग्रोथ के लिए, इसी प्रकार प्लांट्स को भी एक
अच्छी ग्रोथ के लिए विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन यानी जो मेन्यूर और जो खाद या जो वाटर है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूट्रिशन फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट प्लांट को भी होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करती हूँ, मेन्यूर रिप्लेंस द सोयल कि जब भी हम सोइल के अंदर मेन्यू डालते हैं, खाद डालते हैं, तो उसको आपस में ट्रैक्टर की सहायता से मिक्स करवा देते हैं और उस खाद में इतना न्यूट्रिशन होता है यानी इतनी पोषकता होती है कि वहां पे जो भी हम फसल ग्रो करवाते हैं उस टाइम वो फसल अच्छे से क्या करती है, ग्रोथ करती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करती हूँ मैं, मेन्यूर इज ए ऑर्गेनिक, कि जो मेन्यूर होता है, जो खाद होता है, वो एक कार्बनिक साल्ट होता है यानी एक ऑर्गेनिक साल्ट होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। इसके बाद 4 पॉइंट है, डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल कि जो प्लांट और जो एनिमल्स का जो डीकम्पोजिशन, जानते हो क्या डीकम्पोजिशन का मीन्स, कि कोई भी सड़े गले प्लांट्स की बात करते हैं या एनिमल्स का जो खाद है उसकी बात करते हैं, जितना ज्यादा हम लोग फील्ड के अंदर यानी खेत के अंदर डालते हैं उतनी ही अच्छी मात्रा में यानी उतनी ही गहराई के साथ वहां पे प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो डीकम्पोज प्लांट और जो एनिमल्स का जो डीकम्पोजिशन है यानी उनका जो सड़ा हुआ माल, डीकम्पोजिशन यानी प्लांट्स और एनिमल्स का जो सड़ा हुआ माल होता है उससे भी प्लांट्स क्या करते हैं, एक अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इसके बाद 5th पॉइंट है, बाय कमिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर एक फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए सही रहते हैं। इसके बाद 6 पॉइंट की मैं बात करती हूँ। 6 पॉइंट है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स जो खाद होते हैं वो एक प्रकार की क्या है, केमिकल्स है। लेकिन अगर जब हमने मेन्यूर की बात की थी, खाद की बात की थी, तो वो तो एक एनिमल्स का क्या है, डीकम्पोजिशन है यानी एनिमल्स का एक सड़ा हुआ पदार्थ है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स यानी जो उर्वरक होते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार के केमिकल्स है, ठीक है, यानी रासायनिक पदार्थ है। इसके बाद 7 पॉइंट है, यूरिया, अमोनियम, ठीक है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, इसके अलावा एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे क्या है, फर्टिलाइजर्स जिनका उपयोग हम फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए करते हैं। डालते हैं ना, यूरिया डालते हैं अधिकतर इन दिनों में, बाजरे की जो फसल है हमारी उसमें बरसात होते ही हम क्या डालते हैं, खेत के अंदर यूरिया डालते हैं ताकि वो बाजरे की जो फसल है या गेहूं की जो फसल है या घास की कोई फसल है वो अच्छे से ग्रोथ करे। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट, ये भी एक केमिकल्स है यानी एक फर्टिलाइजर्स है। सुपर सल्फेट, पोटास, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटास, ये सारे क्या है, केमिकल्स हैं जिनका उपयोग हम एक फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, वाटर
क्रॉप रोटेशन। जानते हो क्या क्रॉप रोटेशन का मीन्स क्या होता है? क्रॉप रोटेशन का मीन्स होता है कि हमारे एक खेत है, जैसे हमारा एक खेत है ये वाला, और इसमें हमने अभी वाला जो सीजन चल रहा है, जैसे हमने विंटर सीजन में भी इसमें टमाटर की फसल बोई, इसके अलावा जो रेनी सीजन है उसमें भी हमने टमाटर की फसल बोई, ठीक है, और समर सीजन में उसमें भी। तो इसका मीन्स है कि हम जिस एक ही खेत में अगर एक ही एक तरह की फसल बोए तो वो फसल ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो फसल होती है वो बदल बदल के करना चाहिए, यानी क्रॉप रोटेशन करवाना चाहिए कि एक बार हमने इसमें टमाटर बोया तो दूसरी बार इसमें हम गेहूं बोएंगे, या फिर तीसरी बार हम इसमें बाजरा बोएंगे, इसके बाद फिर दोबारा नंबर टमाटर की फसल का आ सकता है, एक बार हम इसमें मिर्ची बो, यानी अगर हमें फसल एक अच्छी मात्रा में फसल प्राप्त करनी है तो हमें क्रॉप का रोटेशन करवाना चाहिए। और क्रॉप का रोटेशन का मीन्स है कि यहाँ पे एक ही खेत में हमें बदल बदल के फसल बोनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो एक फसल चल रही है कि उसमें ओनली टमाटर की खेती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को एक या दो बार तो वहां पे अच्छी पैदावार मिल सकती है टमाटर की फसल की, लेकिन जब आप तीसरी बार उसी जगह टमाटर की फसल बोते हो तो आपको वो फसल अच्छे से, यानी उसका जो प्रोडक्शन है, यानी उसका जो उत्पादन है वो आपको अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाएगा, ठीक है, या अच्छी यील्ड में नहीं मिल पाएगा। तो कभी भी हमें कोई फसल बोनी है तो क्रॉप रोटेशन करवाना चाहिए, यानी फसल का चक्रण करवाना चाहिए कि अभी हमने गेहूं बोया तो इसके बाद अब टमाटर बोएंगे, इसके बाद मिर्ची बोएंगे, ठीक है। तो अलग अलग फसल हमें एक ही खेत में बोनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्या था हमारा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, और ये भी वही आता है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कि एक फसल की अच्छी ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड के अंदर यानी खेत के अंदर क्या क्या ऐड करवाना पड़ेगा, एक अच्छा सीड्स और मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इसमें क्या क्या डिफरेंट हो सकते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स में। तो क्या डिफरेंट हो सकते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स में? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। क्या मैन्यूर एक नेचुरल सब्सटेंस है क्या? यस, जो हम एनिमल्स के जो डिकम्पोजिशन होता है उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कि मैन्यूर इज ए नेचुरल substance obtained by the decomposition of plant and animals। यानी हम बोल सकते हैं कि मैन्यूर एक प्रकार का नेचुरल सब्सटेंस है जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं यानी प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, फर्टिलाइजर्स की, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक साल्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें कि फर्टिलाइजर्स is an inorganic or organic salt, कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एक प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक साल्ट होते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करती हूँ
manure can be prepared in the field। कि मैन्योर को हम कहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं? एक फील्ड के अंदर। लेकिन खेत की बात करूं इसकी, इट इज ए सिंथेसिस फैक्ट्रीज इन केमिकल्स। केमिकल्स की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें हम सिंथेसिस करके क्या प्राप्त करते हैं? फर्टिलाइजर्स प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करती हूँ कि इट कैन बी स्टोर इन हाउस, यानी इसका जो स्टोर होता है इसको हम हाउस में ही तो करते हैं, घर पे, तो कि हमने एनिमल्स और प्लांट्स का डिकम्पोजिशन लिया, यानी इट इज कैन बी स्टोर ए हाउस। थर्ड पॉइंट है कि मैन्यूर स्टोर्ड इन ए हाउस, यानी मैन्यूर्स को हम एक हाउस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें किसकी? फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स cannot be stored in a house, यानी फर्टिलाइजर्स को हम घर पे नहीं रख सकते, यानी इनको घर पे स्टोर नहीं रख सकते। इसके अलावा कुछ और डिफरेंट है, ठीक है, जो आप लोगों को अभी मैंने पहले बता दिए हैं कि ये किसका डिकम्पोजिशन होता है, ये किसका होता है। इसके अंदर हम किस किस को लेते हैं? विभिन्न प्रकार के, जैसे पोटेशियम है, सल्फेट है, ठीक है, पोटास है, एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, ये सारे क्या है? केमिकल्स हैं। हाँ बोलो लकी, हाँ बोलो। मैम नीचे वाला नहीं दिख रहा मैम, इसमें फर्टिलाइजेशन वाले में आपको राइट इन ए हाउस, इन ए हाउस की फर्टिलाइजर से इसको हम घर पे स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या था हमारा आज का टॉपिक, हमने पढ़ा सोइनिंग ऑफ सीड्स एंड एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। सोइनिंग ऑफ सीड्स में तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम एक फील्ड के अंदर, एक खेत के अंदर सीड्स ग्रो करते हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें एक सीड्स का चयन करना चाहिए कि एक अच्छी क्वालिटी के साथ हम सीड्स ले, ठीक है, उसकी यील्ड भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स का भी हमें यूज करना चाहिए, तो एक अच्छी फसल की ग्रोथ के लिए। ओके स्टूडेंट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर कल हम इससे आगे जो मेथड है इरिगेशन मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।